नमस्कार बच्चों। हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे। 8 चैप्टर जो है हमारा सेल वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हमारा कोशिका विभाजन। चैप्टर नंबर 10 है, क्योंकि सेल से रिलेटेड है इसलिए मैं कंटिन्यूटी में लेके चल रही हूँ। 9th चैप्टर है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे ना। तो सेल से रिलेटेड है तो 8th के बाद में कंटिन्यू 10th चैप्टर जो है वो आपका साथ में लेके चल रही हूँ। तो देखो 10 चैप्टर जो है वो हमारा किसके बारे में है? कोशिका विभाजन के बारे में। विभाजित होना मतलब डिवाइड होना, डिवाइड मतलब होना टूटना। तो कोशिका जो है वो किस तरीके से विभाजित होती है? अगर मैं डेफिनेशन दो कोशिका विभाजन की तो क्या है? पुरानी कोशिका टूटकर किसका निर्माण करती है? नई कोशिका का। लाइक ये कोशिका है, ये टूटेगी, ये इस तरीके से वो टूट के कितने बनाएगी? दो नई सेल्स बन जाएगी। सदृति कोशिका यानी जनक कोशिका किसका निर्माण करेगी? संतति कोशिका का निर्माण करेगी। तो ये क्रिया हमारी कोशिका विभाजन कहलाती है। समझ आया? अब आती है बात, कोशिकाएं सारे शरीर की सारी कोशिकाएं विभाजित होती नहीं। अगर आप एग्जांपल लेते हो पादपों में, है ना, तो पादप के अंदर आप लोग ने देखा होगा कि जड़ एक सिरे से बढ़ती है, ऐसा नहीं कि पूरी जड़ ही बढ़ रही है। अगर देखते हैं हम तो जो जड़ है उसका आगे वाला हिस्सा बढ़ता है, और अगर टहनी है तो इसका आगे वाला हिस्सा बढ़ता है ना। तो कुछ जो जड़ का आगे वाला हिस्सा बढ़ रहा है, और अगर टहनी है तो टहनी का आगे वाला हिस्सा बढ़ रहा है ना। तो कुछ जो पर्टिकुलर हिस्से होते हैं उन्हीं में कोशिका क्या करती है? विभेदित होती है। तो कौन सा होता है? तो देखो उत्तक दो प्रकार के हैं, एक स्थायी उत्तक है और एक विभेजक उत्तक है। पहला समझते हैं विभेजक उत्तक को। विभेजोतक मतलब ऐसे उत्तक किसको कहते हैं? सबसे पहले अगर हम समझते हैं तो उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तक। और विभेजक उत्तक किसे कहेंगे? ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसकी कोशिकाएं क्या होती रहती है? निरंतर विभेदित होती रहती है। विभेदित होती रहती है मतलब टूटती रहती है और नई कोशिका क्या करती रहती है? बनाती रहती है। तो उसे हम बोलते हैं विभेजक उत्तक। और इस विभेजक उत्तक के कारण ही इनमें होने वाले, इनकी कोशिकाओं में होने वाले विभाजन के कारण ही क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि होना मतलब आकार और आमाप को क्या करना? बढ़ाना। समझ आ गया? अब मनुष्यों के अंदर तो ये रहता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद एक हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं ना। तो जो हार्मोन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसका लेवल हाई होता है, तो हमारी शरीर क्या, हमारी कोशिकाएं विभेदित होती है और हमारा आकार क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। हड्डियां आकार बढ़ाती है। हड्डियां जो है, हड्डियों के अंदर कोशिकाएं होती है वो डिवाइड होती है। तो क्या होता है? हड्डियां बढ़ती है और हड्डियां बढ़ने के साथ हमारी हाइट क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है। लेकिन पादप के अंदर जो विभेदित उत्तक है वो पूरी टाइम ही क्या होता रहता है? विभेदित होता रहता है। इसीलिए पादपों की साइज हमेशा क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। समझ आया? फिर आता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक वो कोशिकाओं का समूह होता है जिसकी कोशिकाओं ने विभेजित होना यानी डिवाइड होना क्या कर लिया है? रोक लिया है। अब विभेदन उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर हम लेते हैं, देखो नेक्स्ट आता है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या होता है? विभेदन को जो हम समझते हैं तो एक चक्र के अंदर समझते हैं। तो देखो होवर्ड और पैलेट ने इसकी क्या की थी? इसके बारे में बताया था। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम। समझ आ गया? अब है कि एक कोशिका का संपूर्ण जीवन चक्र क्या कहलाता है? कोशिका चक्र कहलाता है। पूरा जीवन चक्र। जीवन चक्र किसको कहते हैं? जब से उसकी उत्पत्ति हुई है तब से लगाकर वो नष्ट होती है उसके बीच का टाइम पीरियड किसको कहेगी बेटा? कि जब जन्म होता है, जन्म से लगाकर मृत्यु तक के बीच का जितना भी टाइम पीरियड होता है वो जीवन चक्र कहलाता है। तो कोशिका चक्र की क्या डेफिनेशन हुई? कि एक कोशिका का संपूर्ण जीवन चक्र क्या कहलाता है? कोशिका चक्र कहलाता है। अब आता है कायिक कोशिका की कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं कौन सी होती है? कायिक कोशिका कौन सी होती है और जनक कोशिकाएं कौन सी होती है? देखो इसको हम इस तरीके से समझेंगे। कायिक कोशिकाएं होती है जो विभिन्न अंगों का क्या करती है? निर्माण करती है। दूसरी होती है जनन कोशिकाएं जो किसका निर्माण करती है? युग्मकों का। ठीक है। अब इसमें नर युग्मक कौन सा होता है बेटा? शुक्राणु।
मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु, राइट। ठीक है, तो ये दोनों मिलते हैं मनुष्यों के अंदर। ठीक है, तो क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनती है? एक कोशिकीय संरचना बनती है युग्मनज। अब इस युग्मनज में क्या होता है? कंटिन्यूटी में विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? भ्रूण और व्यक्ति का शरीर बनता है। समझ में आता है? उस विभाजन को हम विदलन कहते हैं। हम लोगों ने 10th के अंदर पढ़ा भी है कि विदलन किसको कहते हैं। तो समझ में आ रहा है? यानी अगर हम जीवों की बात करें तो किस कोशिका के अंदर विभेदन से पूरा जीव निर्मित होता है? वो संरचना है युग्मनज। समझ आ गया? अब कायिक कोशिकाएं जो है वो किसका निर्माण कर रही है? अंगों का। यानी कायिक कोशिकाएं या अंगों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो कंटिन्यू विभेदित होती है और फिर उससे क्या होता है? हमारे शरीर वृद्धि करता है। अब है कायिक कोशिका की कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो दो प्रवस्था पढ़ते हैं। पहला आता है अंतरावस्था और दूसरा आता है एम प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था। ठीक है, अब अंतरावस्था में होती है G1 S और G2 यानी ग्रोथ 1, संश्लेषण अवस्था और वृद्धि अवस्था 2। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। फिर जो विभाजन प्रावस्था है उसको हम दो में पढ़ते हैं, तो केंद्रक विभाजन और जीव द्रव्य विभाजन भी होता है। मतलब केंद्रक विभाजन के अंदर 4 प्रवस्था आएगी। पहली पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। अंत्यावस्था कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? जीव द्रव्य विभाजन अवस्था आएगी। अब इसको हम एक आरेख रूप में समझेंगे और पहले मैं पढ़ाऊंगी। यानी पहले अगर बात करते हैं कोशिका के जीवन चक्र की अवस्थाओं में तो पहले आती है अंतरावस्था। अंतरावस्था की ये तीनों अवस्थाएं कंप्लीट हो जाती है, मतलब G1 S और G2 कंप्लीट हो जाती है। फिर कोशिका किसमें जाती है? एम प्रावस्था में। एम प्रावस्था में भी क्या विभाजन होगा? पहले केंद्रक का विभाजन होगा। उसमें पहली अवस्था आएगी पूर्वावस्था, पूर्वावस्था कंप्लीट हो जाएगी तो मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था और फिर अंत्यावस्था। और जब अंत्यावस्था कंप्लीट होती है तो जीव द्रव्य विभाजन होता है और जीव द्रव्य विभाजन होते ही दो कोशिकाएं बनती है और दो कोशिकाएं फिर से क्या करना शुरू कर देती है? अंतरावस्था अपनी शुरू कर देती है। तो ये इस तरीके से क्या होता है? कोशिका का जीवन चक्र चलता है। तो हम पहले इसको एक चक्र के रूप में इन प्रावस्थाओं को देख